हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसकी लेक्चर वीडियोस जो हमने शुरू की है। तो आज आपका सेकंड लेक्चर है, एक हम पहले कर चुके हैं जो कि आपका था विकास और अधिगम के बारे में, यानी कि विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से क्या संबंध होता है, उसके ऊपर आपका लेक्चर था। तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सीटेट 2022 सीडीपी लेक्चर्स। सीटेट 2022 सीडीपी लेक्चर्स आप YouTube पे सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट भी हम बना रहे हैं, तो चैनल पे आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे इसी तरह से। ठीक है, चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 प्रश्न आपके सीटेट में, सीडीपी वाले पोर्शन में 3 प्रश्न आपके आते ही आते हैं, वो मिस होते ही नहीं है। आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर पेपर में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आए हुए हैं। तो इसको हम डीपली समझेंगे। ये हमारे 11 सिद्धांत हैं, तो हम इनका अर्थ समझेंगे और इनके अंदर क्या क्या चीजें, कैसे कैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है और प्रश्न कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से फटाफट और शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या आप नोट कर लीजिए। देखिए, पहला जो आपका सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये बहुत बेसिक है और यूं समझ लीजिए कि विकास की परिभाषा इसी सिद्धांत के अंदर से निकल के आती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में विकास पढ़ाया था बहुत डीपली अच्छे तरीके से। तो उसके अंदर मैंने आपको पहली लाइन यही बोली थी कि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है वो मृत्यु तक चलता रहता है, गर्भधारण से लेके और मृत्यु तक चलता रहता है। जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पहले गर्भावस्था में जब गर्भधारण होता है उस दिन से स्टार्ट होके और मृत्यु तक विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। हालांकि उसकी गति जो है वो घटती बढ़ती रहती है, वो अलग बात है। तो पहला सिद्धांत हमारा यही दर्शाता है कि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए जो है उसको विकास कहते हैं। जब वो चलेगा नहीं तो फिर विकास कैसे होगा, है ना। चलिए सेकंड पे आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है वो है आपका वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, यानी कि बदलती रहती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि निरंतर तो हो रहा है विकास, ये तो हमें पता चल गया कि विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है, दूसरे पॉइंट पे बात ये की जा रही है कि वो रुकता तो नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड कभी बढ़ती है कभी कम होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, एक जैसी। ऐसा नहीं है कि एक साल पहले जन्म, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो पहले साल में भी उतनी तेजी से उसकी वृद्धि हो रही है, दूसरे साल में भी सेम हो रही है, 10 साल में भी सेम हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। शुरू में शेषावस्था में बच्चे की गति जो होती है, मतलब विकास की जो गति होती है वो बहुत तेजी से होती है, और उसके बाद जैसे बाल्यावस्था में बच्चा आता है तो उसकी गति जो है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। फिर जब बच्चा किशोरावस्था में एंटर करता है तो शुरू में जो किशोरावस्था की जो पहली स्टेज है, मतलब शुरुआत होती है किशोरावस्था की 12-13 साल की उम्र में, तो वहां से फिर स्पीड बढ़ती है, वहां से फिर बहुत तेजी से विकास होता है बच्चे का, और फिर कुछ साल चल के 2 साल 3 साल या 4-5 साल चल के फिर वो स्लो हो जाता है धीरे धीरे। तो ये क्या है, जो हमारी गति है बच्चे के विकास की, चाहे वो शारीरिक विकास हो या वो अदर जो सोशल हो गया हमारा, या हमारा कॉग्निटिव हो गया, वो सभी विकासों के लिए है। ये रूल एक के लिए नहीं है कि सिर्फ वृद्धि के लिए, या मतलब शारीरिक विकास बड़े हो रहे हैं बच्चे साइज में तो उसके लिए नहीं है, बल्कि सभी विकास के लिए है ये। क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो भाषा होती है ना, लैंग्वेज, भाषा का 85% डेवलपमेंट 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। कितना? 85% डेवलपमेंट जो है भाषा विकास का वो 6 साल से पहले हो जाता है, यानी कि शेष अवस्था में। और ये साइंटिफिकली रिसर्च के बाद निकाला गया है, क्योंकि 6 साल का बच्चा पूरी तरह से अपनी मातृभाषा में बातचीत करना, समझना, सब चीजें सीख जाता है 85%। हालांकि उसके बाद जो बचता है वो होता है उसका शुद्धिकरण, उसी भाषा का शुद्धिकरण, कि उसको सही ढंग से कौन से शब्द कहाँ पे यूज करने हैं वो तरीके, या फिर लिखना पढ़ना भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं कि मातृभाषा सीख ली है, लिखना और पढ़ना रह गया है। तो लिखने पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोलना और सुनना, यानी समझना। तो 85% जो भाषा विकास है वो अगर आपका पहले हो रहा है तो आप सोचो कि ये जो एज है हमारी
जो शेषावस्था की है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की, वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सवाल हिंदी पेडागोजी में आता है, सीडीपी में तो नहीं आता, हिंदी में आता है कि बच्चे की भाषा विकास का सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है, या सबसे ये कहेंगे सिंपल सा कि भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सवाल आता है। उसके नीचे लिखा होगा आपका शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, तो उसमें शेषावस्था वाला जो ऑप्शन होता है वो आपका राइट होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसमें इसका एक पहलू और भी है। एक तो यह है कि बच्चा सेम है, एक बच्चा है और उसी को हम एज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि बचपन में उसका विकास तेज हुआ, फिर स्लो हुआ, फिर तेज हुआ, फिर स्लो हुआ। यहाँ पे क्या है, एक बच्चा है। अब हम लेते हैं 2 बच्चे। अब 2 बच्चों में क्या है, सेम एज के बच्चे हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि दोनों सेम एज के बच्चे हैं, 6-6 साल के। अब 6 साल के बच्चों में उनकी हाइट में डिफरेंस है, एक बच्चा ज्यादा लंबा हो रहा है और एक बच्चा छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब भी तो अलग हो गया ना, यानी कि उसकी विकास की गति जो है वो तेज हो रही है, उसकी विकास की गति कम रह गई है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि जैसे वो 10 साल के हुए तो जो बच्चा छोटा था वो लंबा निकल गया और जो लंबा था वो छोटा रह गया उससे। तो इसका क्या हुआ कि उसकी गति तेज हो गई और उसकी धीमी रह गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि विकास की दर एक जैसी कभी नहीं रहती, वो कभी बहुत तेज होता है, कभी बहुत स्लो होता है। तो इसका जो ये चीज है, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं 2 बच्चों वाला, हालांकि हमारे दिमाग में फर्स्टली यही आता है कि ये विकास और वृद्धि की जो दर है, ये वाला सिद्धांत उस पर अप्लाई हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये देखो बहुत पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन इसी चीजों को लेके होता है। हमसे सिद्धांत ही पूछे जाते हैं, बच्चे का एग्जाम्पल देंगे और हमसे सिद्धांत पूछेंगे कि बताओ ये वाला जो हमने बात कही है प्रश्न में, इसमें कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं 2 बच्चों वाला, वो जाएगा आपका तीसरे वाले में, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। क्योंकि बात अब इंडिविजुअल्स की हो रही है, भले ही उनकी स्पीड जो है डिफरेंट, लेकिन वहां पे ये नहीं लगेगा सिद्धांत की गति अलग अलग है, ये सिर्फ सिंगल बच्चे पे लगता है। ये वाला सिद्धांत सिंगल बच्चे पे लगता है कि उसकी किस एज में जो है तेज हो रही है, किस एज में स्लो हो रही है। लेकिन जहां पे हम 2 बच्चों को लेके या 10 बच्चों को लेके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि एक सेम एज के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका विकास जो है, एक बच्चे ने जो है 2 साल की उम्र में ही बोलना सीख लिया, एक बच्चा जो है 3 साल का हो गया, अभी तक वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो हो सकता है वो जब 4th साल में एंटर करेगा तो वो उससे ज्यादा तेज बोलेगा, ऐसा हो सकता है और होता भी है। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि सभी बच्चों के अंदर जो है डिफरेंट चीजें होती है, अलग अलग खासियत होती है। हालांकि व्यक्तिगत विभिन्नता पे बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर बनेगा, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है सीटेट के सिलेबस में, तो इस पे एक अलग लेक्चर वीडियो आएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल छोटा सा समझते हैं, विकास को लेकर सिर्फ विकास को लेकर समझेंगे, इसके अंदर वरना और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो विकास में क्या होगा कि सभी बच्चों का विकास जो है वो अलग अलग जो है रेट में या हो सकता है, या यूं कहें कि किसी का भाषा विकास तेज हो रहा है, दूसरे बच्चे का शारीरिक विकास तेज हो रहा है, एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास तेज हो रहा है, दूसरे बच्चे का नैतिक विकास तेज हो रहा है। तो किसी में ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं बच्चों में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है सभी बच्चों में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी चेंज आ रही होगी क्योंकि कोल्ड हो रखा है, गला खराब है, तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका विकास क्रम की एकरूपता। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पैटर्न होता है, हमारा जो एक डेवलपमेंट है वो पैटर्न के हिसाब से होता है। कैसे? जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वो गर्दन संभाल, शारीरिक विकास की बात कर रहा हूं, शारीरिक विकास में सबसे पहले वो गर्दन को संभालना सीखता है बच्चा। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी गर्दन भी नहीं कंट्रोल में होती, अगर हम उसको ऐसा हाथ में पकड़ेंगे तो उसकी गर्दन पीछे लटक जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, आपने देखा भी होगा जब डॉक्टर भी लाते हैं तो एक हाथ उसके सर के नीचे होता है और दूसरा बैक के नीचे, ऐसे देते हैं। माँ भी उसको ऐसे पकड़ती है, छोटे बच्चों को पकड़ने का तरीका यही होता है। कभी भी उसको यहाँ पे लगा के ऐसे कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो बच्चे को संभालने का एक तरीका होता है कि ऐसे बच्चों को पकड़ना होता है, एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे होना जरूरी है, क्योंकि उसका गर्दन पे भी कंट्रोल नहीं है, हाथ पैर पे भी नहीं है जब बच्चा पैदा होगा। लेकिन जैसे बच्चा लगभग 3 महीने का होता है तो 2.5 से 3 महीने के बीच में बच्चा गर्दन संभालना सीख जाता है। फिर उसको आप ये नहीं है, हालांकि झटके तो फिर भी नहीं देने, ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे ने गर्दन संभालना सीख लिया अब तो उसको झुला दो, ये बहुत गलत चीजें होती है। कई बार हम खेलने के चक्कर में बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए।
जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर बच्चा क्या है, अपनी बैक को कंट्रोल करना सीखता है, कमर को जिसको, ठीक है। तो बच्चा बैठना सीख जाता है, क्योंकि बैक को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक बैठेगा नहीं। फिर उसके बाद में क्या होता है, बच्चा सामान को पकड़ के, जैसे दीवार हो गया या टेबल हो गई या कोई भी चीज घर में होती है, या आपकी उंगली पकड़ के ही वो खड़े होना सीख जाता है सहारे से, ठीक है। उसके बाद में जब वो खड़ा होना सीख जाता है, फिर वो हाथ पकड़ के आपका, या उंगली पकड़ के, या सामान को, जैसे बेंच पड़ी है लंबी सी, तो उस पर पकड़ पकड़ के चलना सीख जाता है। बेड के किनारे किनारे बच्चा चलता है ना, बेड को पकड़ के चलने लगता है वो धीरे धीरे। उसके बाद में वो बिना सहारे के चलना सीखता है। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर भागना सीख जाएगा, फिर दौड़ना सीख जाएगा। ये क्या हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट बढ़ रहा है आगे। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, विकास क्रम की एक रूपता से क्या मतलब है कि दुनिया में इंसान के जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे अमेरिका के हो या साउथ अफ्रीका के हो, यही सेम पैटर्न लागू होगा। क्योंकि एक जाति के सभी प्राणी एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इंडियन बच्चों का ये पैटर्न है और हम देखें कि अफ्रीका का कोई बच्चा है, वो क्या है, उसने बैठना सीखा ही नहीं, डायरेक्ट खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो एक एक स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कि जो क्रम है ना विकास का, जो ये चरण बढ़ रहे हैं, ये एक रूप है, मतलब यूनिफॉर्म है। यानी कि सभी बच्चे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बड़े होंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए विकास उनका होगा। इससे डिफरेंस वो जा ही नहीं सकते। इतना हो सकता है कि किसी ने 5 महीने की एज में वो चीज सीखी है, कोई 6 महीने की एज में सीख रहा है, कोई बच्चा 7 महीने की एज में सीख रहा है, वो अलग बात है। वो वहीं पे आगे, फिर हम विकास की दर पे आगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, एक के बाद एक चीज। उसी हिसाब से अगर हम किसी पशु की बात करें, तो पशुओं में क्या होता है, जैसे बकरी का बच्चा होता है, तो बकरी का बच्चा जो पैदा होता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है। आपने अगर नोट किया होगा, जो गांव में रहते हैं लोग, उन्होंने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जो बकरी के बच्चे होते हैं वो तुरंत जैसे जन्म लेते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, चलना भी स्टार्ट करते थे। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे वो बकरी का बच्चा दौड़ रहा होगा, वहां जाके 1 किलोमीटर घूम के आ जाएगा। ऐसे होता है बकरी के बच्चे। अब वो बकरी का बच्चा सिर्फ एक का नहीं है, दुनिया में जितनी भी बकरियां होंगी ना, वो सभी के लिए सेम पैटर्न है, सभी के बच्चे ऐसे ही होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें भैंस के बच्चे की या गाय के बच्चे की, तो गाय और भैंस के बच्चे जो है वो एक दिन में, यानी कि पहले दिन जो है वो चलते नहीं है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो पड़े ही रहते हैं, उनको उठाना पड़ता है, हमें संभालना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़े हैवी भी होते हैं। तो ये चीज क्या है, हर जितनी भी जातियां प्रजातियां हैं ना दुनिया में, उन सभी के एक नस्ल जो होती है उसके सभी बच्चे एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए बड़े होते हैं। ये है आपका विकास क्रम की एक रूपता, ठीक है। इससे बढ़िया एग्जांपल और कहीं से नहीं आ सकते। अगर आप अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, फिर मैं कुछ और सोचूंगा समझाने के लिए अगर नहीं आया होगा। देखिए, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो आपको भी पता है, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो पहले बेसिक सीखते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें हमें करना आ जाता है, फिर हम जो है उस चीज को पूरा सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। हाँ, फिर क्या होता है कि हम उस काम को करना सीख गए, और जब हम उसको बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हम स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, उसको स्पेसिफिक तरीके से उस काम को करना सीख जाते हैं। ऐसे ही होता है बच्चे के विकास में। क्या है कि बच्चा पहले सामान्य काम करेगा, जैसे अगर हम बोलने की बात करें भाषा विकास की, तो पहले बच्चा नॉर्मल शब्द बोलना सीखता है, मम्मी हो गया, पापा हो गया, या ऐसे छोटे छोटे जो घर में जो सदस्य होते हैं उनके नाम लिखना सीख, दूध को जो है दूध का नाम लेना, क्योंकि वो डेली नीड है उसकी, तो उसका नाम जल्दी सीख जाता है बच्चा। फिर वो धीरे धीरे जो है स्पेसिफिक करने लगता है चीजों को, कि ये मेरा कौन लगता है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये दादा दादी, सब चीजों को स्पेसिफिकली। फिर बात करने में भी इसी तरह से होता है। अब अगर मैं शारीरिक रूप से बात करूं तो पहले बच्चा क्या है, बॉडी पे अगर मैं आऊं तो जैसे बच्चा 1-2 साल का है तो वो चीजों को उंगलियों से नहीं पकड़ सकता। ये एग्जांपल मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिया था। पहले बच्चा क्या है, उसकी तरफ जो है बढ़ता है, मतलब उसके अंदर ये चेष्टा आती है कि मैं इस सामान को पकड़ूं। अब अगर उसके सामने बोतल रखी है तो उसको पकड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा, सिर्फ वो उसको टच कर सकता है, गिरा सकता है। तो ये क्या हुआ, सामान्य रूप हो गया उसको पकड़ने का। फिर धीरे धीरे जो है उसकी उंगलियों का डेवलपमेंट होता है, तो वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ना सीख जाता है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दिए थे पिछली वीडियो में, लेक्चर 1 में, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए।
नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का शब्द से ही आप समझ सकते हैं, इंटेग्रेशन से, कि बहुत सारी चीजें हैं और वो सब मिलके एक जगह इकट्ठा होके एक बड़ा रूप बना रही है, ये होता है एकीकरण। जैसे मैं एग्जांपल दूं, चुंबक होती है उसके छोटे छोटे हिस्से की बात करें, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं, चुंबक उसमें सब में है, इतने छोटे टुकड़े में भी है, लेकिन उसकी पावर क्या है, कम है। अगर एक चुंबक को हम इतनी बड़ी चुंबक को लेंगे तो वो आपका, मान लीजिए किसी लोहे को अगर हम अट्रैक्ट करें उससे, तो वो 50 ग्राम का, सॉरी मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, एक सेकंड रेस्ट बस 1 मिनट मुझे चाहिए। तो उसमें क्या है, पावर कम होती है, यानी कि वो जो है 50 ग्राम के लोहे को आपका जो है अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन अगर हम इतने इतने टुकड़ों को, 20 टुकड़ों को एक जगह मिला दे चुंबक के, तो अब वो 5 किलो के लोहे को भी अपनी तरफ खींच सकती है। तो क्या है, वो इंटेग्रेशन हो गया उसका। अब आते हैं हम डेवलपमेंट पे। तो डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि जो बच्चे की मसल्स होती हैं, तो पहले बच्चा जो है पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है, फिर वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है,